साथियों नमस्कार। अमेरिका के अंदर चुनाव संपन्न हो चुका है और वहां पर कमला हैरिस की हार हुई है और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और ये भारत के लिए भी बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनसे उनकी गहरी दोस्ती रही है और इसका फायदा दोनों देश के पॉलिटिकल डील जब होती है तो उसमें चाहे वो बिजनेस मॉडल के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमी संबंधित हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस के लिए हो, ये पॉलिटिकल डील दोनों देशों के लिए हमेशा फायदेमंद होती है और दोनों देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है और भारत इसके साथ ही आगे निकलता है, तरक्की करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जीत के पीछे के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि पिछले कुछ सप्ताह के प्रोपेगेंडा से प्रभावित नहीं हुए और समय समय पर चाहे वो एक खास नेता, देश के सबसे पुरानी पार्टी के नेता जब अमेरिका जाते हैं, एक प्रोपेगेंडा के तहत वो बोलते हैं कि भारत के अंदर सिख को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, उनको पगड़ी नहीं लगाने दी जाती। ये इससे बड़ा प्रोपेगेंडा झूठा क्या हो सकता है, ताकि भारत सरकार के विरुद्ध सिख समुदाय के अंदर गुस्सा हो, उनको भड़काया जा सके। जो विदेश में बैठ करके भारत के अंदर सिख अलगाववादी को बढ़ावा देते हैं, उनको और उकसाया जा सके। यह है कांग्रेस का एक और चरित्र जो विदेशों में जाने के बाद वो दिखाते हैं उनके बड़े नेता। और इसका असर देखिए आप, बांग्लादेश के अंदर उनका जो है एक सोरस है, उनसे मुलाकात होती है, जिनका बेटा बांग्लादेश के अंदर बिजनेस मॉडल को अपने तैयार करना चाहता है। और ये जब नए वहां के प्रधानमंत्री हुए यूनुस, तो उनसे जॉर्ज सोरस के बेटे की जो मीटिंग हुई थी वो ये साबित करता है कि ये सब बिल्कुल एक अमेरिकी टूलकिट का एक हिस्सा था जो वहां सब कुछ कराया गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण की वजह से वहां पर बवाल हुआ था वो तो खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से जो वहां दंगा भड़काया गया उसके शिकार सिर्फ हिंदू को बनाया गया। हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उनकी हत्याएं की गई, मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदू महिलाओं की अस्मत को लूटा गया और साथ ही में हिंदू घरों के सामान को लूट करके ले जाया गया। उस समय कौन बोल रहा था? देश के प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। भारत के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने, सबने एक तरफा विरोध किया था वहां के घटनाओं के ऊपर। लेकिन इंडी गठबंधन का कोई भी नेता एक शब्द नहीं बोल पाया, क्योंकि वहां मार खाने वाले, लूटने वाले, अपनी इज्जत लुटाने वाली महिलाएं हिंदू की थी और मारने वाले मुस्लिम समाज के थे। लेकिन विदेश से एक आवाज उठी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर आवाज उठाई थी। वो हिंदू समाज ने देखा था और फिर अभी कुछ दिन पहले कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर वोटिंग से ठीक पहले कनाडा के अंदर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया और उसमें सिख अलगाववादी के साथ साथ जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके साथ साथ कुछ और कट्टरपंथी मानसिकता के लोग भी समर्थन में थे और वहां हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी की हिंदुओं के लिए, खुल करके वो बोले। नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्विटर के माध्यम से विरोध अपना किया और अब भारत की सरकार खुल करके कनाडा का विरोध में बयान जारी कर रही है। जो कनाडा पहले बोलता रहा था, सरकार ऐसा बोल रही थी सिर्फ इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब वो खुल करके अपने बयान को जारी कर रहे हैं और वहां हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का खुल करके विरोध कर रहे हैं, अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं। लेकिन कनाडा में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार पर भारत के किसी भी इंडी गठबंधन के दल ने नहीं बोला। ये टिसता है मन को कि ये खुल करके, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो उनके सहपाठी इंडी गठबंधन के तमाम दल, किसी के मुंह से हिंदुओं को मारे जाने, काटे जाने पर, उनकी अस्मिता लूटे जाने पर, उनके घर जलाए जाने पर, उनके घर को लूटे जाने पर, मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की रखी मूर्ति को तोड़े जाने पर इनका चूं तक नहीं निकलता है, ये एक शब्द नहीं बोलते। साथियों, कुछ समय पहले भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया कनाडा के द्वारा और उसी वो प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा था जब जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत के ऊपर निशाना साधा था, क्योंकि 2023 में जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी तब वहां के सिख
जो अलगाववादी हैं, खालिस्तान भारत के अंदर बनाना चाहते हैं, ऐसा सपना वो देखते हैं, उनको खुश करने के लिए फिर भारत के खिलाफ उनको बयान देना पड़ा। और इसमें कनाडा द्वारा कहा गया कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने में उसका हाथ है और भारत सरकार ये सब जानती है, भारत सरकार के जानकारी में ये सब हुआ है। हरदीप सिंह निज्जर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ये 1997 से प्रयासरत था कनेडियन सिटीजनशिप लेने के लिए और ये कई बार पॉलिटिकल असाइनमेंट में बार बार वो एप्लीकेशन देता रहा, लेकिन उसको बार बार रिजेक्ट किया जाता था और उसको कनेडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। लेकिन अंततः 1997 से जो प्रयास कर रहा था ये, इसको 2007 में सफलता मिलती है और वो कनेडियन सिटीजनशिप को पा जाता है और फिर वो अपनी इवेंचर बनाने के लिए प्रयास करना शुरू करता है और उसी में कनाडा के एक जो पॉलिटिकल पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक, उसके कर्ता धर्ता अध्यक्ष जगमीत सिंह जिम्मी से मुलाकात होती है और एक पॉलिटिकल संरक्षण भी मिल जाता है और फिर ये अपना वहां पर एक गैंग ही मैं कहूंगा, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल करके, चाहे वहां के पवित्र गुरुद्वारे हो, वहां पर अपनी धाक छाप बनाने के लिए प्रयास करता है। और इसी क्रम में वहां के अर्श दल्ला गैंग हो, चाहे वो लांडा गैंग हो, उनसे इनकी मुलाकात होती है निज्जर की और वहां पर धीरे धीरे ये अपना जो गैंग है इसको वो बढ़ाते जाता है और जब फंडिंग बहुत अच्छी इसके पास हो जाती है, मिल जाती है, तो फिर वहां से ये भारत के अंदर, पंजाब के अंदर वहां के युवाओं को ब्रेन वॉश करके खालिस्तान बनने के सपने दिखाना शुरू करता है और अपनी फंडिंग के जरिए पंजाब के अंदर अराजकता फैलाना और थानों पर हमले कराना, कई ऐसे जगहों हमले कराना और युवाओं को ब्रेन वॉश करके खालिस्तान बनाने के लिए प्रेरित करना, पूरे पंजाब को उग्रवाद से इन्होंने बर्बाद करना शुरू कर दिया और वो मोस्ट वांटेड भारत की तरफ से घोषित किया गया। और उसी तरह से गुरुपतवंत सिंह पन्नू को भी भारत की तरफ से मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत के तरफ से जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं उनको कनाडा या अमेरिका अपने यहाँ सिटीजनशिप दिया हुआ है? यानी कि जो काम पाकिस्तान भारत के अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, आतंकवादियों को पनाह देता है और पाकिस्तान आतंकवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक वही स्थिति कनाडा और अमेरिका ने अपने यहाँ भारत के द्वारा घोषित आतंकवादियों को अपने यहाँ सिटीजनशिप देता है। और इसको मैं कहूँगा कनेडियन आतंकवाद या फिर अमेरिकन आतंकवाद के रूप में ये पनप रहा है और भारत के अंदर फंडिंग करके यहाँ का माहौल पंजाब के अंदर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह अमेरिका के अंदर जब पन्नू को रास्ते के हटाने का एक जो इल्जाम लगा है कि पन्नू को मारने के लिए भारत की रॉ एजेंसी के एक बड़े अधिकारी विकास यादव ने ये जिम्मा लिया पन्नू को मरवाने का। ये अमेरिकन वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर छपी है जिसमें कनाडियन अमेरिकन जो वहाँ के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनके तरफ से ये सब पोस्ट किया गया और ये प्रोपेगेंडा चलाया गया कि विकास यादव का हाथ है। विकास यादव अमेरिका जाता है, फिर वहाँ अपने करीबी निखिल गुप्ता से मुलाकात करता है, अपनी बात रखता है कि पन्नू को मरवाना है। तो निखिल गुप्ता फिर संपर्क करता है एक ड्रग डीलर से अमेरिकन, और जो वो ड्रग डीलर है अमेरिका के कहने के हिसाब से वो एक ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन में सीए है। सीए का मतलब यहाँ कॉन्फिडेंशियल सोर्स से है, यानी कि जिसको वो निखिल गुप्ता ने ड्रग डीलर समझ लिया था वो वहाँ का ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन में सीए के पोस्ट पर था। और फिर वो सूचना देता है पुलिस वालों को, सीआईए को, और वहाँ सीआईए एक्टिव होती है और फिर वो निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लेती है। और काफ़ी समय बाद फिर ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि विकास यादव नाम का एक रॉ एजेंसी का बड़ा अधिकारी इसमें शामिल है और उसको प्रत्यर्पण संधि के डील को मानते हुए भारत सौंप दी। जबकि भारत का यह कहना था कि एक भारत के अंदर विकास यादव की कुछ ऐसे निजी कमियों की वजह से, कुछ ऐसे हरकत की वजह से उनको सस्पेंड करके जेल में बंद करके रखा गया है। खैर, अगर जांच होगी तो सच्चाइयां सामने आएंगी, लेकिन ये
एक इस तरह से भारत की छवि को खराब करने का जो साजिश रचा गया, और इसके बाद कुछ दिन पहले ही कनाडा के द्वारा वहां के विदेश मंत्री और कैबिनेट मंत्री मॉरिसन के द्वारा ये जो कहा गया कि सीधा वो अमित शाह का नाम लिए और वाशिंगटन पोस्ट को अपनी जानकारियां शेयर करा के वो सीधा पोस्ट करवा दिए, ताकि वाशिंगटन पोस्ट पूरे विश्व के अंदर विख्यात है और उसकी पहुंच बहुत सारे देशों में है। तो ज्यादा लोग इस चीज को जान पाएंगे कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने षड्यंत्र को रचा और हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया और फिर पन्नू को मरवाने के लिए रॉ एजेंसी के एक बड़े अधिकारी का इस्तेमाल किया। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा था, एक मनोबल तोड़ने का, भारत को नीचा दिखाने का, भारत के सरकार को नीचा दिखाने का, ये कामयाब नहीं हो सका। और जो अमेरिका का जो बाइडेन की सरकार थी, जिन्होंने राजनीति से अलग होने का निर्णय किया और कमला हैरिस को अपने दल से प्रत्याशी बनाया, जाते जाते वो भारत के विरुद्ध लगभग खड़े से दिखे, क्योंकि ये जो षड्यंत्रकारी पोस्ट है वाशिंगटन पोस्ट से, ये लगातार जारी किए जा रहे थे और भारत के नागरिक जो हिंदू रूप में कई देशों में रहते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार लगातार हो रहे थे, उस पर उनकी कोई टिप्पणियां नहीं आती थी। और जब 370 हटाया गया था, तो कमला हैरिस का वो बयान हिंदू समाज कभी नहीं भूल सकता, वो चाहे विदेश में हो या अपने देश के अंदर हो। 370 हटाने पर उनका जो स्टेटमेंट था कि इस पर हमारी नजर है, इस पर हमने ध्यान दिया हुआ है, हम इसको आगे चल के देखेंगे, ये बयान हिंदू समाज शायद नहीं भूला था। इसीलिए हिंदू समाज कमला हैरिस से, वो भारतीय मूल की होते हुए भी उनको वोट उतना पर्याप्त नहीं मिल पाया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हरा सके, क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे वो हिंदू समाज के दिलो दिमाग में छाया था। जो ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत है, ये कट्टरपंथी मानसिकता की हार है, जो भारत के अंदर खालिस्तान बनाने की मंशा लिए हुए हैं, उनकी हार है। तो मैं समझता हूं कि हिंदू धीरे धीरे ही सही संगठित हो रहा है, जागरूक हो रहा है, क्योंकि संसद के अंदर हिंदू को हिंसक बताया जाता है, तमिलनाडु के अंदर सनातन को खत्म करने की बात होती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू धर्म को धोखा बताया जाता है। और ऐसे कई बयान हैं जो सीधे सीधे हिंदू धर्म को टारगेट करता है, बदनाम करता है, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है इन राजनेताओं द्वारा। तो ये चीज तो क्लियर है कि हिंदू एक हो रहा है, धीरे धीरे ही सही। असर तो वोटिंग पर दिख रही है। हिंदू अगर उग्र भी होता है तो वो चाहे जितना भी संख्या में बाहर निकल जाए, वो सर तन से जुदा जैसे नारे नहीं लगाता। उम्मीद करते हैं कि भारत तेजी से जो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, वो इसी तरह से और तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि इस समय जो ग्रोथ रेट है वो 7.2 है और इसको और तेजी से भारत छलांग लगाए और भारत की इकोनॉमी और तेजी से सुधरे, यही उम्मीद करते हैं। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।